नमस्कार। न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ जो पर्सनालिटी है वो बीजेपी के दिल्ली प्रदेश के नव निर्वाचित अध्यक्ष हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो भोजपुरी फिल्म्स के या कहे कि आधी आबादी वाले हिंदुस्तान के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मनोज तिवारी जी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है आमने सामने में। तिवारी जी, ये बताइए कि 3 साल पहले आप पार्टी में आए और 3 साल के महज अंतराल में आप दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बन गए। आपको लोग पैराट्रूपर अध्यक्ष बोल रहे हैं कि आप तो जैसे ना ऊपर से पैराशूट से आप आए हैं। नहीं, देखिए, मैं तो 91 से भले एबीपी का था, लेकिन उसके बाद में कलाकार हो गया। हमारी फिल्म, गाने, ये सब। लेकिन उस दौरान भी जो मैंने काम किए हैं, अगर उसको जो ध्यान से सुनेगा, मैं 1997 में गाना गाता था कि गंगा मैया के समैया से बचा ले भैया, भारत के कल्याण चाहे तो, शायद मैं तब भी जनता की बात करता था। मैं भ्रूण हत्या पे गाना गाता था, अगिया दहेज के कैसन तेज हो गए 99 में, कि बेटी जन्मावल परहेज हो गए, तब शायद मैं भी एक जनप्रतिनिधि तरह काम करता था। मेरी फिल्में देखेंगे, मेरी बातें करेंगे। फिर मैं अन्ना आंदोलन में भी था। तो कहीं ना कहीं एक, मुझे भी नहीं पता था कि वो क्या है जो ऐसी बातें करता रहता है। तो मुझे पैराट्रूपर कहना ठीक नहीं है। लोग आपकी इस सफलता से, खास करके आपके पार्टी के अंदर, जेलसी फैक्टर तो बहुत एक्टिव होगा। लेकिन इतनी जल्दी आया, 3 साल में यहाँ से यहाँ पहुंच गया। लेकिन ऐसा मैंने देखा नहीं। सब बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत सब पूछते रहते हैं, रेखा हमारे, मैंने जिसने बोला आपके घर चाय पीना वाला भोजन करो, सबका मिलना। मेरा जब ये पद पे आ रहा था, मैं जिस दिन हमारे निवर्तमान अध्यक्ष मेरे बड़े भाई सतीश उपाध्याय जी जिस दिन वो पद छोड़ रहे थे, उस दिन भी सारे लोग थे। तो ऐसा में लोगों का आकलन हो सकता है, लेकिन सच्चाई नहीं है। बहुत से लोग तो इस पोस्ट के कंटेंडर होंगे, उन्हें बुरा तो लगा होगा, चलिए जलेंगे नहीं, लेकिन बुरा तो लगा होगा। हो सकता है, लोग कंटेंडर होने भी चाहिए, कंपटीशन होना भी चाहिए पार्टी में। लेकिन मैं सबको बहुत ही दिल से मेरा रिश्ता होता है, तो मामला सब अच्छा है। सब लोग सब अच्छा है। हाँ। अच्छा, ये बताइए मनोज जी कि दिल्ली के उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है दिल्ली के 5 सांसद उनसे बड़े नाराज थे। उनमें आपका भी एक नाम आ रहा है कि आप भी नाराज थे कि आप लोगों का काम वाम होता नहीं था उनके पास। शायद राजनाथ सिंह जी से भी मिलने गए थे। तो कहीं कुछ इसके अंदर में कहानी तो नहीं है? ये कोइंसिडेंस था कि मैं उस समय हमारी एचएम साहब के साथ मीटिंग थी, सच्चाई है, और उसी समय ऐसा निर्णय भी आया। लेकिन हम सभी आश्चर्यचकित थे। सांसद है, उसको तो काम कराना ही है। तो कुछ तो आम आदमी पार्टी, एक तो ऐसी उसकी काम करने की नीयत नहीं है, तो हम लोग कभी कभी एलजी के पास भी जाते थे। ये भी सच्चाइयां हैं। लेकिन हम सभी लोग मिल करके एक व्यवस्था को संचालित करने के पक्ष में हैं। तो हमारा ऐसा कोई रोल नहीं था जिसके कारण उनको हटाया जाए। ये उनका निजी निर्णय था। कांग्रेस आप लोगों पर, आप पर और आम आदमी पार्टी दोनों पे ये आरोप लगा रही है कि आप दोनों में मिली भगत हुई है और आप लोगों ने नजीब जंग को ये मतलब पुश किया कि वो रिजाइन करे, क्योंकि आप चाहते हैं कि कोई एक आरएसएस का सीनियर बंदा जो है, बहुत सारे नाम चल रहे हैं, कोई आके दिल्ली का एलजी बने। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल यह सत्य है। मिली भगत, ये जो शब्द है, साठ गांठ, ये जो शब्द है, ये शब्द तो राजनीति में सबसे अहम शब्द है। क्या बात कर रहे हैं आप? जिस प्रकार से मैंने भी कल बयान सुना और जो शब्दों का प्रयोग किया कांग्रेस के मित्र ने, कि वो कोई पिट्ठू आएगा, कोई प्यादा आएगा, मैं ऐसा सोचता हूं कि इतने गंदे शब्द इनके अंदर से निकलता क्यों है, कांग्रेस के लोगों के अंदर से? आपका मशीन इतना खराब क्यों हो गया है कि कोई भी एक अच्छा शब्द भी बाहर नहीं निकल सकता? प्रोडक्ट कैसे बाहर निकलेगा? उनको विश्वास रखना चाहिए कि केंद्र सरकार हमेशा एक ही लाइन रख के चलती है, और वो है संविधान के दायरे में रह के देश का भला करे। और ये वैसे ही होगा। हम कभी भी कठपुतली और ये सब में विश्वास नहीं रखते। कठपुतली
बनाते हैं अरविंद केजरीवाल, साठगांठ और डील करती है कांग्रेस। ये उन लोगों का विषय, हमारा विषय है कि जो भी इस पद पे रहे। अरविंद केजरीवाल तो खुद ही कह रहे, मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि क्यों उन्होंने रिजाइन किया। हमको तो अभी नहीं पता उन्होंने क्यों ये डिसीजन लिया, लेकिन जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने पर्सनल अटैक किया है एक पद के ऊपर बैठे ऐसे उपराज्यपाल के ऊपर, वो निश्चित रूप से आने वाले इतिहास में अरविंद केजरीवाल की वो मानसिक गंदगी, हृदय की गंदगी को दिखाता है और उनको आज नहीं तो कल इसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि आप यहाँ के अध्यक्ष हो गए हैं, तो आम आदमी पार्टी के तो रडार पर मनोज तिवारी हमेशा रहेंगे। तमाम तरीके की बातें आपके लिए भी कहीं नहीं कहा। जिस दिन मैं बना और प्रदेश अध्यक्ष, उसी दिन उन्होंने मुझे रडार पे लिया और एक ऐसा ट्विटर युद्ध हुआ उनके डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल और मनोज तिवारी में, और वो उनके 2200 रिट्वीट हुए, हमारे 3600 रिट्वीट हुए, उनके 3500 लाइक्स आए, हमारे 8500 लाइक आए। जनता के दरबार में हमारा युद्ध हुआ और मैं नहीं जानता था कि पहले ही दिन ऐसे चित हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल। वो चाहे कितना भी रडार पे ले मुझे, मनोज तिवारी का संस्कार, मनोज तिवारी का विचार देश को अच्छी तरह पता है। और अब रडार पे तो वो है क्योंकि मैं रियलिटी चेक करने निकला हूं। हम अपने वाल्मीकि भाई बहनों की बहुलता वाले कॉलोनी में गया, मैं किसानों के बीच गया, मैं वाईफाई चेक कर रहा हूं पूरे शहर में, कहीं मेरे मोबाइल में वाईफाई लगी नहीं रहा है। मैं बसों में मार्शल चेक कर रहा हूं, कोई मार्शल दिख ही नहीं रहे हैं। मैं सीसीटीवी चेक कर रहा हूं, सीसीटीवी है ही नहीं। वो तो हर बात में कहेंगे कि आपकी सरकार, मतलब केंद्र में आपकी बीजेपी की सरकार और उनके जो एलजी साहब थे, उन्होंने उनको कोई काम नहीं करने दिया। तो आप रियलिटी चेक क्या करेंगे? तो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री तो है नहीं, वो पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं और भले ही शीला दीक्षित चाहे किसी पार्टी में हो, लेकिन शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में तो ऐसे झगड़े लोग नहीं देखते थे। एक बार तो अटल जी प्रधानमंत्री थे, शीला जी मुख्यमंत्री थी। तो दिल्ली को पता चल गया है कि ये सिर्फ नाटकी है। ये खुद ही अपने को कहते हैं मैं अनार्किस्ट हूं और अब इन पे विश्वास करना अरविंद केजरीवाल पे वाजिब। तो ये मान लिया जाए कि आने वाले तमाम दिनों में रोज हम लोग एक झगड़ा देखेंगे, मनोज तिवारी वर्सेस अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल नहीं। आपने इतने दिन में देखा, मैं कोई झगड़ा उससे करता हूं जो जिसको मैं समझता हूं कि इससे थोड़ा हमारा कुछ न कुछ कंपटीशन है। अरविंद केजरीवाल निगेटिविटी के हद में है, मैं पॉजिटिविटी के हद में। ये देखिए, उनको आप अपने कंपटीशन के लायक नहीं मानते हैं। अगर मुझे नहीं, आप दिल्ली के किसी आदमी को, व्यक्ति को बोल दीजिए, अरे भाई आप तो अरविंद केजरीवाल की तरह लग रहे हो, वो आपको तमाचा भी मार सकता है। ये तो झगड़ा बढ़ाने वाली बात हुई। नहीं, हम उनकी करनी से ये उनका 2.5 साल में ये स्वरूप बना है। अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया तो उसका ठीकरा जो है वो तो केंद्र सरकार और एलजी पर डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? यही तो बात है ना कि फिर आपके पास 43,000 करोड़ का बजट है, आपको 3,200 करोड़ और वेंकैया जी ने दे दिया, आप प्लान हेड ही नहीं बताते हो। आज मैं आपके आमने सामने प्रोग्राम में मैं कभी सोचता था पता नहीं मैं भी कभी आऊंगा क्या, और मैं दिल से बोलता हूं, मैं आपके कार्यक्रम को बहुत ध्यान से देखता था, तो मैं भी सोचता हूं अच्छा चलो कभी मैं भी इसमें आऊं, अनुराधा जी हमसे बुला के इसमें बात करें। तो मैं यहाँ आया, ये मेरे लिए खुशी की बात है। लेकिन मैं इस फोरम पे आपसे कह के जा रहा हूं कि 3,200 करोड़ रुपया जो केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार से एक्स्ट्रा मांगा, वेंकैया जी ने दिया, उन्होंने वेंकैया जी की तारीफ की, और अब वो 3,200 करोड़ रुपया लिए ही नहीं, क्योंकि केंद्र कह रही है आप प्लान हेड बताओ, ये कह रहे हैं कि मैं प्लान हेड नहीं बता सकता, आप हमारे अकाउंट में भेज दो। बट ये केंद्र और केजरीवाल की लड़ाई के बीच में अल्टीमेटली तो दिल्ली की जनता सफर कर रही है ना। आप मनोज जी, आप अगर बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं तो ये तो आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि बीच बचाव करके दिल्ली की जनता की बेहतरी हो, ना कि ये टसल चलता रहे। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। मुख्यमंत्री वो हैं, उनको चलाना है, उनकी नीयत में बहुत खोट है, और मैं समझता मेरे जैसे व्यक्ति से अगर उनका नहीं बने,
मेरे जैसे व्यक्ति से भी अगर वो नहीं बात कर सकते हैं तो फिर उनके मन में चोर है। दिल्ली की जनता ये मान ले कि आने वाले दिनों में दिल्ली में राजनीतिक तरीके से बहुत मारकाट होने वाली है। नहीं, मारकाट नहीं होगी, राजनीतिक रूप शब्दों से की मारकाट तो होगी। शब्दों की मारकाट भी मैं नहीं होने दूंगा। मैं चाहता हूं कार्यों की प्रतिद्वंदिता हो। और मैं अभी अटल जी के जन्मदिन पे जो सुशासन डे है, हम लोग 25 तारीख को, मैं 2 करोड़ रुपए का सीसीटीवी अभी लगवाया हूं और लगवाने जा रहा हूं अपने एमपी बजट से। और मैं चाहता हूं, हमारे सभी एमपीज को बोलूंगा, आप केजरीवाल के भरोसे दिल्ली को मत छोड़िए। आप अपने अपने क्षेत्रों में जो बेस्ट कर सकते हैं, स्पेशली फॉर महिला सुरक्षा, इसके लिए आप काम करें। और एमसीडी के जो सफाई कर्मी हैं, उनको जो पैसा नहीं मिल रहा है, उनको पैसा बीच में कॉन्ट्रैक्टर्स में जा रहा है, वो चाहे किसी का डिपार्टमेंट हो, मैं तो उनको छोड़ने वाला नहीं हूं। मजदूरों को अपना पैसा मिलना ही चाहिए। अच्छा, ये बताइए मनोज जी कि नोटबंदी के फैसले के बाद प्रधानमंत्री के, तो एक तरफ तो नोटबंदी का फैसला जिसको आपको सही कहना भी और है भी शायद, दूसरी तरफ एमसीडी में बीजेपी के वर्चस्व को मेंटेन करना, ये दोनों चीजें आज की डेट में सबसे बड़ी आपकी चुनौती होगी। एमसीडी में लाखों ऐसे सफाई कर्मचारी हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स के पेंच में फंसे हैं। पैसा कुछ और जाता है, रियल जो सफाई कर्मी है उसको पैसा औने पौने मिलता है। ये कैशलेस की व्यवस्था दिल्ली के एमसीडी के सफाई कर्मचारियों के लिए वरदान साबित होने वाली है। और इसका सबसे ज्यादा कहीं फायदा होने वाला है तो दिल्ली के एमसीडी के उन लोगों को जिनके बल पे दिल्ली को हम साफ रख सकते हैं, डस्ट फ्री रख सकते हैं, और रखते हैं, उसमें थोड़ी बहुत कमी होगी। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी चुनौती होगी पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद, क्योंकि दिल्ली का इलेक्शन तो अभी उसमें 3.5 साल बाकी है, दिल्ली प्रदेश का इलेक्शन। तो आपको तो पता है मैं चुनौतियों को स्वीकार करता हूं और एक विश्वास है ऊपर वाले पे। और मुझे पूरा विश्वास है कि मनोज तिवारी जिस सोच का व्यक्ति है और जैसे वो व्यवस्था चलाना चाहता है, जिस सच्चाई के साथ, ये दिल्ली मनोज तिवारी के ऊपर जरूर विश्वास करेगी, ये मेरा विश्वास है। तो ये बताइए, आपके इस विश्वास को खास करके बीजेपी की लीडरशिप ने सराहा और कहा कि ठीक है मनोज तिवारी तुम आगे बढ़ो, लेकिन इसमें जो 40% पूर्वांचली हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि बीजेपी को ये समझ में आ गया होगा कि अगर दिल्ली का चुनाव जीतना है और दिल्ली जीतनी है, दिल्ली प्रदेश को जीतना है, तो ये 40% जो पूर्वांचली हैं इनको जीतना बहुत जरूरी है, इसलिए मनोज तिवारी को आगे किया गया। मैं कभी भी ऐसे बांट के कभी नहीं देखा किसी को। मेरे लिए दिल्ली का जो ये 2.25 करोड़ लोगों का फैमिली है, और देखिए मैं पूर्वांचल का हूँ, इस नाते वो लोगों को खुश तो होगा, लोग खुश होंगे। और अभी तक जो काम भी किया हूँ, मेरा आकलन चूंकि भोजपुरी, यूपी, बिहार, झारखंड के लिए किया हूँ, तो लोग ये सोच के देखते हैं कि अच्छा मनोज तिवारी का 15-20 साल का जो करियर है उसमें उसने कोई गलत काम तो नहीं किया, कोई विवाद तो नहीं आया, कहीं निगेटिव बातें तो नहीं हुई। उस आधार पे मेरा आकलन होगा और वो जो वर्ग है पूर्वांचल का वो खुश तो होगा ही। लेकिन मेरे लिए दिल्ली को वर्गीकरण में बांटने की जो नियत होती है उस पे मुझे बड़ा ही अंदर से तकलीफ होता है। ये कह के आप थोड़े पूर्वांचली लोगों को हताश कर देंगे। वो तो यही सोच रहे कि हमारा लीडर जो है वो मनोज तिवारी है, आप उनको हताश क्यों कर रहे हैं? पूर्वांचल के लोग हमेशा दिलों को जोड़ते हैं। जो बिहार का आदमी जय बिहार नहीं बोलता, भारत माता की जय बोलता है। उत्तर प्रदेश की जय नहीं बोलता, वो भारत माता की जय बोलता है। तो हम सभी सबको मिला करके चलने वाले हैं, हम कभी उसमें आते ही नहीं। अच्छा मनोज जी, ये बताइए कि राजनीति में तमाम सुपरस्टार्स आए, अमिताभ बच्चन आए, धर्मेंद्र आए, गोविंदा आए, बहुत सारे सुपरस्टार्स आए, सब कहीं ना कहीं फेल होकर के वापस चले गए। आप भी भोजपुरी फिल्म्स के तो बहुत बड़े स्टार्स हैं। आप जो हैं सो आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं चौकड़ी मार के यहाँ बैठूंगा और रहूंगा, कि आप भी किसी दिन फकीर की तरह अपना लुटिया उठा के चल पड़ेंगे? अब कौन आया, किसने क्या किया, मेरा उससे मतलब नहीं। कल क्या हुआ ये तुम समझो, तुम जानो, हमारा मुंह उधर है जिधर सूरज निकलता है। हमने जिम्मेदारी ली है जनता की सेवा करने की, और गांव का आदमी हूं राधा जी, मैं
मैंने अपने हाथ से रोपनी भी करवाई है, बिया भी कबारे हैं, आटी भी बनाए हैं, भैंस भी चराए हैं। खेत में काम करने वाले लोगों को माई जब दी है तो रोटी और नेनुआ की सब्जी ले जाके खेत पे पहुंचाए भी हैं। मैंने गरीबी भी देखी है, साइकिल के लिए तरसा हूँ। फिर हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियों का अंबार भी लगा, ऐसा प्रभाव भी देखा हूँ। मुझे लगता है जीवन में अब जनता को कुछ रिटर्न देने की बारी है, क्योंकि मुझे देश की जनता ने बहुत कुछ दिया, खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों ने। आने वाले समय में मैं इस बात को सिद्ध करके दिखाऊंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैंने जो दायित्व लिया है जनता का, उस पे खरा उतरूं। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरे ऊपर नरेंद्र मोदी जैसे एक शख्सियत का साथ है जो रोज कुछ न कुछ सिखाते हैं। तो मैं भी जब आया राजनीति में ना, आपने कहा 3 साल पहले, तो मैं भी अपने को डाउट से देखता था कि क्या मनोज तिवारी कर पाओगे, बहुत मुश्किलें हैं। लेकिन जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट के सीढ़ी पे मत्था टेक दिया, वो मेरे जीवन में एक था, राधा जी। शायद उस दिन ना मुझे अचानक किसी ने उन सारी भावनाओं को बदल दिया कि देख, तो उस युग में आया है इस पार्लियामेंट में, जहां पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे प्रधानमंत्री मत्था टेक देता है। उसके बाद से मुझे नहीं पता मैंने जीवन में क्या ऐसा एहसास आपको जब अन्ना के आंदोलन के साथ आप जुड़े थे तब नहीं हुआ था कि अन्ना भी देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अन्ना के आंदोलन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं? एकदम हुआ था। तभी तो मैं भाग के बॉम्बे से आया था। मैं वहां पे 5 दिन तक रहा था। लेकिन जिस उद्देश्य के साथ वो कार्यक्रम था, उस उद्देश्य की पूर्ति तो 13 दिन बाद ही समाप्त हो गई। मुझे जिस उद्देश्य से आना हुआ था, उस उद्देश्य की पूर्ति नरेंद्र मोदी में दिख गई थी। और मैं तब से हूं, और एवरीडे वो व्यक्ति हमारी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। मतलब इसको क्या कहा जाए? इसको सही कहा जाए या चमचागिरी कहा जाए? देखिए, कहना तो बहुत आसान है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जो साहसिक निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की बदहाली को दूर करने के लिए लिया है, मैं समझता हूं कि 2-3 महीना के लिए तो राहुल गांधी को भी, अरविंद केजरीवाल को भी इनके पीछे लग जाना चाहिए था, क्योंकि ये लोग भी तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात करते हैं। फिर जब आप कोई उपाय ही नहीं करोगे तो आपकी नीयत में खोट ही देखा जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने एक साहसिक फैसला लिया है, और देश के हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है, हर पढ़े लिखे लोगों का ये कर्तव्य है कि लेस कैश के प्रभाव को समझे और जनता को समझाएं। मैं वो कर रहा हूं। मेरा विश्वास डे बाय डे बढ़ रहा है। अब इसको आप चापलूसी कहे, चमचागिरी कहे, बट मुझे गर्व है कि मैं नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति के लिए काम कर रहा हूं। उसके लिए आप कुछ भी कहें, उनके गोल को अचीव करना है। अच्छा मनोज जी, ये बताइए, आप तो इतने मतलब भोजपुरी फिल्म्स के आपको सुपरस्टार कहा जाता है, तमाम पदवी से आप अभी भी हूँ, अभी भी। यार धीरे से क्यों कह रहे हैं कि अभी भी हूँ? अभी भी मतलब कहीं कंफ्यूजन हो रहा है क्या कि मुझे वो स्टार वाली चीज को छोड़ना है? कॉम्पिटिटर्स जो है ना, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, ये सबों से अभी भी कम्पीट करता हूँ। जाता हूँ ना तो खूब तैयारी से जाता हूँ, कहीं मुझे नीचे नहीं आना है। ये माना जाए कि मनोज तिवारी ये मानते हैं कि मेरे में क्षमता बहुत है। नहीं, क्षमता अगर हो, देखिए मेरी क्षमता थोड़ी मेरी क्षमता पे संदेह क्यों हो रहा है? मेरी क्षमता ये है कि मैं किसी को साथ लेकर के मिला के चल सकता हूँ। सर्वोच्च पे रही, आप भोजपुरी के सुपरस्टार हैं उसमें तो, लेकिन ये वाली क्षमता जो है राजनीति वाली, ये तो दिख रही है ना, अभी शुरुआत हुई है। हाँ, ये तो अभी दिखनी, सिद्ध होना बाकी है। अच्छा मनोज जी, ये बताइए कि आपका एक गाना था बहुत फेमस कि एमए में एडमिशन। हाँ जी। तो क्या आपने राजनीति के एमए में एडमिशन ले लिया? वो मैंने बेरोजगारी के ऊपर गीत बनाया था। हम लोग जब पढ़ते थे तो बहुत दिन पढ़ते नौकरी नहीं लगती थी, तो गांव में बाबूजी पूछते थे, माँ पूछती थी गांव के लोग की, अब क्या कर रहे हो, नौकरी लग गई? तो लज्जा आती थी। तो हम लोगों ने एक वर्ड सोच लिया था, कंपटीशन दे रहे हैं, तो उसको मैंने गीत बनाया था
कि जब शादी के लिए लड़की वाले आते हैं तो पिताजी को तो पता है बहुत दिन से पढ़ रहा है, तो वो गाना था कि पिताजी कहते हैं, अरे असिए से कह के भी ये बचवा हमार कंपटीशन देता, मैं लेके एडमिशन कंपटीशन देता, और मैं कंपटीशन दे रहा हूँ, देना चाहता हूँ। आपने तो तमाम गाने गाए हैं, बहुत सारे गाने गाए, बड़े सुपर हिट्स गाने रहे हैं, तो आज आप दिल्ली की जनता के लिए क्या गाना गाएंगे? देशभक्त है कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तकदीर रे भैया। आपके लीडर के लिए आपकी कविताएं भी आजकल निकलने लगी। ये तो कविता आपने, ये गीत तो खुद आपने बनाया होगा। मैंने बनाया। देखिए, गीतों में तो 4 पन्नों की बात 2 लाइन में कही जा सकती है। हमारे अटल जी की लाइनों को हर व्यक्ति जब वो तकलीफ में होता है तो कहता है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो मैं तो, हमारे अंदर जो गीत लिखने की क्षमता है उसको मैं हमेशा लोगों को बताऊंगा। जैसे ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू संघर्षों से काहे को डरता है। गीत में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। हाँ, रोटी सोटी दे दो, सड़क बनवा दो, बिजली का अच्छा प्रबंध करवा दो, पानी भी ना होठ सूखे नल चले। सब पॉलिटिकल गाने हैं ये सारे मनोज गाने। तिवारी को सिर्फ पॉलिटिक्स ने सुपरस्टार तो बनाया नहीं, भोजपुरी सिनेमा ने बनाया, भोजपुरी संगीत ने बनाया। तो मेरा एक गाना बहुत हिट है, हर चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस दिल रिंकिया के पापा। ये हुई ना बात। मेरे कई ऐसे गाने हैं जो लोग समय समय पे सोचेंगे तो उनको बहुत आनंद आएगा, शक्ति मिलेगी। जैसे हो इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, जे खैलस ना कैलस धोखा, दिल्ली यूपी चाहे बिहार में, गाड़ के झंडा आइए जाले जाले जहां संसार में। वीर कुंवर सिंह चित्तू पाड़े, अब्दुल हमीद बहिनो बाड़े, हमनी के परिवार में, गाड़ के झंडा रख ले रहिया जइहा जहां संसार। ये मेरा बड़ा हिट गाना है, बहुत हिट है ये। दरोगा बाबू आई लव यू। हाँ। जी हो बिहार के लाला। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि मैं दरोगा बनना चाहता था। अच्छा। और हाँ, मैं दरोगा बनना चाहता था और मैंने डंडा चलाना चाहते थे? नहीं, मैं ऐसा सोचता था कि दरोगा बनने से हम बहुत सारी चीजें ठीक कर सकते थे, लेकिन मैं फेल हो गया उस परीक्षा में। दौड़ में पास हो गया, रिटर्न में पास हो गया, इंटरव्यू में फेल हो गया। मैं अभी भी सोचता हूँ मैं फेल क्यों हुआ। जो ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। लेकिन गाना तो आप हमेशा से गाते रहे। हमेशा। और मेरे गानों में मैंने, कहते कॉलेज में भी जो लोग क्लासेस बंक करते थे वो भी जिस दिन सैटरडे को आपका गाना होता था वो गाना सुनने आ जाते थे। हाँ हाँ, सब लड़के लड़कियां सब बहुत। मैं जैसे गाना गाने लगता था, बड़ा हीरो होता था मैं गाना गा के क्लासरूम में भी। और शायद वो मेरा कनेक्टिंग पॉइंट था लोगों से। मैं गीत लिखता भी हूँ, मैं लिखता भी हूँ, कंपोज भी करता हूँ, गाना भी गाता हूँ, एक्टिंग भी किया। 99 फिल्म्स हो गई। अभी एक फिल्म बना रहा हूँ, लास्ट माइग्रेशन, आखिरी पलायन। तो चल रही है यात्रा और मैं आपका बड़ा फैन हूँ। चलिए, मनोज तिवारी, हमसे बात करने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो ये थे आमने सामने में मनोज तिवारी। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।